कि अगर तुमको घर जाना है तो हमें 10 लाख रुपए दो, घर चले जाओ। अच्छा। तो खोलता है, उसमें से एक पिस्तौल छोटी सी निकालता है अच्छा। और इशारा, उसको शायद अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो मुझसे बोलता है कि चुप रहो और बैठे रहो। बैठे रहो। पिस्टल। रिश्तेदारों की हेल्प से, वाइफ के गहने बेचकर, माँ के गहने बेचकर, सब कुछ जैसे तैसे करके पैसा कलेक्ट करते हैं और धीरे धीरे अमाउंट में भेजना शुरू करते हैं उसका। नदी पार कर जाता हूँ तो देखता हूँ सामने बहुत ढेर सारे व्यक्ति आर्मी की ड्रेस में हैं, उनके हाथों में AK-47 बंदूकें हैं। ऐसा लगा था मैं किसी आर्मी कैंप में आ गया हूँ। 20 बाई 20 फीट की जेल थी, उसमें 60 लोग थे, एक जेल में 60 लोग। इतनी जगह थी जैसे ये स्क्वायर फीट की जगह दिख रही है आपको, एक टाइल्स की, उतनी जगह थी एक आदमी के लिए बस। उसमें हमें 2 हफ्ते रहने के लिए बोला गया था। आपका नाम प्रदीप? जी, मेरा नाम प्रदीप है। जी। आप यहाँ सैदपुर के रहने वाले? जी, सैदपुर। आप कहाँ गए थे, कहाँ पे काम कर रहे थे? जी, ऑनलाइन माध्यम से मुझे जॉब ऑफर आया था। थाईलैंड में एक शहर है चियांग माई, वहाँ से एक रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब ऑफर थी, तो वहाँ पर मैं गया था जॉब करने। वहाँ पर मैंने 9 जनवरी को एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर ज्वाइन किया था। अच्छा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेरा वर्क वीज़ा भी था 1 साल का। वहाँ मैंने लगभग 3-4 महीने जॉब किया। जॉब करने के बाद मुझे वहाँ लगा कि मुझे अपने सैलरी में ग्रोथ करना चाहिए, तो चेंज करना चाहिए। तो वहाँ जब मैं चेंज करने के लिए मैंने ऑनलाइन माध्यम से जॉब एप्लीकेशन शुरू कर दिया। फिर एक पोर्टल से मुझे जॉब ऑफर का इंटरव्यू कॉल आता है कि थाईलैंड में एक जगह है माइसोट, वहाँ से एक इंटरव्यू कॉल आता है कि आप पर्टिकुलर लोकेशन पे आइए, यहाँ पर रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी है। तो सबसे पहले वो मेरा ऑडियो इंटरव्यू लेते हैं। ऑडियो इंटरव्यू में लगभग 15 मिनट का इंटरव्यू चलता है। उसमें मेरे बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है या नहीं, फिर आपको वर्क के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज है, ये सब चीज़ों के बारे में इंटरव्यू होता है। फिर उसके अगले दिन वो लोग बोलते हैं कि आपका जो ऑडियो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल है, आप सेलेक्ट हो गए हैं। फिजिकल इंटरव्यू के लिए आपको माइसोट जाना होगा। अच्छा। जो वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। तो मैं 14 मई को माइसोट जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर उन्हें लोकेशन। अच्छा, ये बताया गया था कि आपको कितना पैसा मिलेगा वहाँ से? वहाँ से ज़्यादा, मतलब वहाँ से ज़्यादा सी बात है, वहाँ से लगभग 40% ज़्यादा था। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा माइसोट में लोकेशन पे पहुँचा, तो उन्होंने बोला, मैंने कॉल किया HR को कि मैं आपकी दी हुई लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप वहीं खड़े रहिए, अब आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं, वो गाड़ी आपको इंटरव्यू सीधे लोकेशन पे लेके चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके 15 मिनट बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी के अंदर 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी मोबाइल से की स्क्रीन पे मेरी फ़ोटो रहती है, मुझसे पूछता है ये आप ही हो या नहीं। तो मैंने बोला हाँ, ये मैं ही हूँ। फिर मैं भी HR को फ़ोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये गाड़ी नंबर है और ये लोग आए हैं मुझसे लेने। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वो गाड़ी में बैठ जाइए। फिर मैं वहाँ गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि ये इंटरव्यू लोकेशन कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, एयरपोर्ट के पास। तो मैंने भी क्या किया कि एयरपोर्ट लोकेशन डाल दी अपने मोबाइल फ़ोन में और सेट कर दिया GPS पे। फिर गाड़ी जब चलने लगी, 1-1.5 किलोमीटर चली, तो मुझे लगा कि गाड़ी GPS के अकॉर्डिंग विपरीत दिशा में जा रही थी। अच्छा। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, हमारा लोकेशन तो अपोजिट साइड में है। तो वो जवाब नहीं देता, गाड़ी चला ही रहा होता है। फिर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तो फिर मैं ड्राइवर के कंधे पे पीछे से हाथ मारता हूँ, बोलता हूँ कि गाड़ी रोक दीजिए आप। मुझे गाड़ी तुरंत रोकी अभी। 2-3 बार उसे बार बार बोलता हूँ, तो उसके बगल में जो आदमी रहता है, उसके सामने डैशबोर्ड रहता है, उसे खोलता है, उसमें से एक पिस्तौल छोटी सी निकालता है। अच्छा। और इशारा, उसको शायद अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो मुझसे बोलता है कि चुप रहो और बैठे रहो। पिस्टल दिखाता है? पिस्टल दिखाने के बाद तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंस गया हूँ। फिर गाड़ी लगभग 35-40 मिनट तक चलती रहती है, अच्छी खासी स्पीड में, 80-90 की स्पीड में चलती है। पहाड़ी इलाके में घुस जाती है वो। मेरा मोबाइल मेरे पास ही था उस समय तक। मैं देख रहा था कि मेरी जो गाड़ी है वो म्यांमार बॉर्डर की तरफ जा रही है। अच्छा। फिर धीरे धीरे म्यांमार जो बॉर्डर है उसके एकदम नज़दीक आ जाती है।
फिर वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक नदी है, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं नदी के किनारे। वहाँ ढेर सारे पेड़ भी उगे थे। फिर वहाँ पे पहले से ही 6-7 लोग खड़े थे। जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तुरंत मुझे उनको हैंडओवर कर देते हैं। अच्छा। फिर वो मुझे लेके जाते हैं नदी के किनारे। वहाँ पे एक नाव रहती है, नाव में मुझे बैठाते हैं, फिर नाव से नदी को क्रॉस कराते हैं। अच्छा। मैं उस समय भी देख रहा था मैप में, मैं देखा अगर मैं इस नदी को क्रॉस करता हूँ तो मैं म्यांमार में चला जाऊँगा। ये बॉर्डर था शायद। अच्छा, मतलब आप पूरा जो है लोकेशन अपने मोबाइल में देख रहा था मैं। वो मेरा मोबाइल मेरे हाथ से लिए नहीं थे तब तक। फिर नदी क्रॉस करते लगभग 40-50 मीटर की चौड़ाई रहती है नदी की, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रहती, लेकिन बहुत तेज़ बहाव रहता है उसका। नदी पार कर जाता हूँ तो देखता हूँ सामने बहुत ढेर सारे व्यक्ति आर्मी की ड्रेस में हैं। अच्छा। उनके हाथों में AK-47 बंदूकें हैं। ऐसा लगा था मैं किसी आर्मी कैंप में आ गया हूँ। अच्छा। और सभी म्यांमार थे, जो नागरिक थे सारे म्यांमार नागरिक थे। मैं समझ गया था कि मैं बहुत गलत लोकेशन पे मैं फंस गया हूँ। मैंने तुरंत अपनी लोकेशन अपनी वाइफ को सेंड कर देता हूँ। अच्छा। और नीचे लिख देता हूँ कि मैं आई एम इन ट्रबल, ऐसा कुछ लिख के भेजता हूँ। प्लस जितने 1-2 लोग और थे जो मेरे थाईलैंड में जहाँ मैं काम करता था, उसमें से एक व्यक्ति को भी मैं अपनी लोकेशन भेजता हूँ और नीचे मैसेज भेजता हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ। फिर वो लोग मुझे लेके वहाँ से बगल में ही, जहाँ जैसे नदी पार करेंगे वहीं पर बहुत बड़ा कैंपस है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसकी लाल रंग की छतें हैं। वो दिख रहा था मुझे। तो फिर वो मुझे कार में बैठाते हैं वहाँ से, फिर वहीं लेके उसी कैंपस के अंदर लेके जाते हैं। बहुत बड़ा गेट खुलता है, आप गेट के अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, आपका जो बैग होता है उसे चेक करते हैं, फिर आपका मोबाइल आपसे ले लेते हैं और मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा। फिर वहाँ पर 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर ऑफिस से 2 लोग आते हैं। मुझे वो जो बैटरी वाली गाड़ी होती है टुक टुक टाइप की, उस पर बैठ के आते हैं, फिर मुझे लेके ऑफिस एरिया में जाते हैं। फिर ऑफिस वाइट कलर की बिल्डिंग थी ऑफिस की, 2-3 फ्लोर की। मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं। वहाँ पर मैं जैसे ही फ्लोर पे घुसता हूँ, बहुत बड़ा ऑफिस रहता है, उसमें लगभग 150-200 लोग कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब वो पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा? हाँ, कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा ही था एकदम, जैसे कॉल सेंटर होता है ना, जस्ट वैसा ही एकदम। 150 से 200 लोग। अच्छा। और कोई इधर उधर नहीं देख रहा, सब अपनी स्क्रीन पर ही देख रहा है। अच्छा। एकदम डिसिप्लिन तरीके से बैठे हुए हैं। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहीं पे खाली टेबल भी थी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बैठ जाइए आप। वहाँ मैं बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद 2 चाइनीज़ और एक ट्रांसलेटर आता है। चाइनीज़ ट्रांसलेटर को कुछ बोलते हैं, फिर ट्रांसलेटर मुझसे बोलता है कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। मैंने बोला आता है। फिर और पूछा कि क्या तुम्हें टाइपिंग आती है। मैंने कहा हाँ, कंप्यूटर चलाना आता है तो टाइपिंग तो आती ही होगी। बोला स्पीड कितनी है तुम्हारी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया अपनी स्पीड, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कह रहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक दूसरा चाइनीज़ आता है, मुझे लेके जाता है नीचे बिल्डिंग से बाहर एक और दूसरी बिल्डिंग में जिसमें लोग रहते थे, उसमें 4थे फ्लोर पे लेके जाते हैं मुझे। वहाँ पे मेरा रूम था, उस रूम में 10 लोग रहते थे, मतलब टोटल मुझे लेके 10 लोग रहते थे। ऊपर नीचे सोने की व्यवस्था थी। इतना ही बड़ा रूम था लगभग। तो उस रूम में मुझे सेट कर दिया गया। बोला गया अगले दिन, जैसे आज शाम को लगभग, उस समय शाम के लगभग 6 बज रहे थे, बोला था कि आपको अगले दिन शाम को 5 बजे ऑफिस आना होगा, तो आपका काम तब से शुरू हो जाएगा। फिर मैं रात भर सोया रहा, परेशान रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद सुबह जब होती है 9 बजे, तो जो लोग काम करके वापस आते हैं मेरे रूम में, फिर वो मुझे सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उसमें 2 इंडियन भी थे। अच्छा। वो मुझे बताते हैं कि एक स्कैम सेंटर है, यहाँ पे स्कैमिंग का काम होता है, हम लोगों से स्कैम कराया जाता है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और बताया कि यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है अगर काम आप नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे उसके बारे में जानकारी दी। फिर मैं समझ गया कि क्या कौन सी जगह और क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लग गया। फिर शाम को 5 बजे जब मैं ऑफिस जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि यहाँ पे लोगों को छोड़ा भी जाता है अगर आप कुछ, उनका फिरौती का अमाउंट होता है कुछ 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, अगर आप पे कर दोगे तो छोड़ भी देते हैं ये लोग। लेकिन उनके मूड के ऊपर है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं या नहीं। तो मुझे लगा कि मैं जाके उनसे ऑफ़र करता हूँ। मैं शाम को जब 5 बजे गया तो उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर असाइन कर दिया कि ये टेबल है और आपकी ये कंप्यूटर, आपको इसी कंप्यूटर पे बैठना है डेली आके।
तो वहाँ पे जो मैनेजर था चाइनीज़, मैंने उससे बोलता हूँ कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे ये सब काम नहीं करना है, मेरे बस का ये काम नहीं है। तो वो बोलता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ पैसे, जो भी आपके पैसे चाहिए वो पैसे ले लो मुझसे, मुझे छोड़ दो। कह रहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैंने उसको 10 लाख बोला, फिर नहीं माना, मैंने 12 लाख बोला, उसके बाद भी नहीं माना। मैं समझ गया कि मानने वाला नहीं है। तो साथ में मेरे जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि 1-1.5 महीने काम करो, उसके बाद बोलोगे तो शायद मान जाए तुम्हारी बात। फिर मैं बस वही सोचा, मैंने काम कंप्यूटर पे काम करना मैंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उसमें आप लोग को सिखाया जाएगा कि कैसे स्कैम करना है, स्कैम करने का तरीका क्या है। तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में आपको पहले आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद सिखाया जाएगा कि स्कैम का प्रोसेस क्या है। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मुझे काम दे दिया जाता है। वो व्हाट्सएप पे आपको चैटिंग करके लोगों से उनका डेटा लेना होता था। जैसे उनका डेटा आता है, फिर उनको एक लिंक भेजकर एक ऐप डाउनलोड कराना होता था। जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड सब जनरेट करवाते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट हैक हो जाता है। जैसे वो इतना काम करते हैं, फिर वहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर वहाँ के बाद चाइनीज़ हैंडल करते थे और दूसरे लोग हैंडल, मतलब लोगों को अलग अलग काम बांटा गया। हाँ, तो मेरा हम लोग का स्टेज यहाँ तक वहाँ तक पहुँचाना, उसके बाद चाइनीज़ वहाँ आके बैठ जाते थे, फिर वो उनके अकाउंट की हैकिंग करते थे, उनके अकाउंट से पैसे निकलवाते थे। ज़्यादातर जो कंट्री थी वो गल्फ़ कंट्री और यूरोपियन कंट्री, बल्कि जो रिच कंट्री है उनको टारगेट करते थे, एशियन कंट्री को टारगेट नहीं करते थे वो लोग। ऐसे ही काम चलता रहा। मुझे लगा कि ये कब तक चलता रहेगा, हम लोग ऐसे जो फंसे हुए हैं इस कंडीशन में। उस समय उस दौरान जो है घर पे आपसे बात होती थी कभी फोन? वहाँ पर क्या था कि कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे जिन्होंने चोरी से अपने पास रखे हुए थे। जो मेरे ही रूम में कुछ लोग पार्टनर्स थे, वो इथोपिया के, घाना के, अफ्रीका के लोग थे। तो उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करके फ़ोन लेके कभी कभी अपने घर पे फ़ोन लगा लेता था। तो बहुत 1-8 महीने जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि मेरे पास भी एक मोबाइल होता तो मैं अपना जो प्रोसेस है तेज़ी से काम कर सकता और ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने घर पे भेज के या फिर अपनी सरकार को भेज के अपने आप को यहाँ से निकलवा सकता हूँ। फिर मैंने वहाँ लोगों से पता लगाया, अफ्रीका के लोगों से, मुझे भी एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगा, उसके लिए 3000 भाट, मतलब थाई करेंसी है, लगभग इंडिया के 7-8 हज़ार रुपये इतना लगेगा, तो मैं आपको मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड ला के दे दूँगा। तो मैं, हमारे रूम में 3 इंडियंस थे, तो हमने तीनों ने प्लान किया कि हम 1-1 हज़ार रुपये लगाते हैं और ख़रीद लेते हैं। सबने पैसे लगाया तो हमने एक मोबाइल फ़ोन ले लिया। फिर उस मोबाइल फ़ोन से हम रेगुलर अपने घर से बातचीत करते थे। हाँ, वीडियो कॉल भी आराम से, मतलब उनसे छुपा जब रूम में आते थे काम करके तो रूम पे बात करते थे और कहीं नहीं। तो उनसे बातचीत हमारी होने लगी। तो फिर हमारे घर वालों ने मुझे एम्बेसी का नंबर दिया, इंडियन एम्बेसी का, थाईलैंड और म्यांमार का, कि आप यहाँ पे भी बात करो। वो बोल रहे थे कि आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। तो फिर मैंने वही किया कि वहाँ की एम्बेसी को फ़ोन लगाया। अच्छा, एम्बेसी को आप डायरेक्ट फ़ोन लगाया अपने फ़ोन से। पहले थाईलैंड एम्बेसी को फ़ोन लगाया। थाईलैंड एम्बेसी को जब मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने बताया मैं अपने बारे में कि मैं मेरा नाम प्रदीप है, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो वहाँ से रिस्पांस आता है कि कोई नई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि तुम लोग पैसे कमाने के लालच में जाते हो, अब फंस जाते हो तो चिल्लाने लगते हो। तो मैंने बोला सर हम लोग का किडनैप हुआ है, अपहरण करके लाया गया, हम अपनी मर्जी से थाईलैंड म्यांमार नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, पहले पैसे कमाने के लालच में जाते हैं म्यांमार, पर फंस जाते हैं तो बाद में बोलते हैं हमारा किडनैप हुआ है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं हम लोगों के साथ? कह रहे कि तुम पहले नहीं हो, वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत फंसे होंगे। फिर मैं बताया टॉर्चर होता, करे ये सब मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है वहाँ के बारे में। मतलब इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पे म्यांमार में है वो इस तरीके से नहीं, जो इंडियन एम्बेसी थाईलैंड में थी, वो इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि आपसे तो बात करना ही बेकार है फिर तो। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं और बात कर लूँगा। फिर फ़ोन ऑन कट गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कर हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा देश नहीं है। उसने क्लियर बना कर दिया कि हमारे फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरे पास दूसरा नंबर था वीके सिंह का, जो म्यांमार के राजदूत थे। मैंने उनको फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया। तो उधर से मैसेज आया कि मैसेज कीजिए, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, अपने बारे में बताया, अपना पासपोर्ट भेजा, पासपोर्ट की फ़ोटो और अपना लोकेशन भेजा कि मैं किस लोकेशन में हूँ, और डिटेल बताई। तो उन्होंने बोला ऑलरेडी आपकी कंप्लेंट हमारे पास आई हुई है, आपके परिवार वालों ने कर रखी है। और मैंने सारी सिचुएशन बताई, कह रहा मुझे सब पता है वहाँ के बारे में। आप एक काम करो कि वहाँ की अगर जो चाइनीज़ आप जिनके अंडर में आप काम करते हो उनकी फ़ोटो वीडियोस अगर बना के हमें भेजते हो
तो हम लोग के लिए काफ़ी आसान होगा, फिर हम एक्शन लेकर आपको वहाँ से रेस्क्यू करा सकते हैं। तो मैंने बोला ये बहुत ख़तरनाक काम है, अगर पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत दरिंदे हैं। तो बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं। प्लस मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे नए इंडियंस भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे आने के बाद तेज़ी से इंडियन आने लगे थे वहाँ पर, बहुत तेज़ी से। वहाँ पर एक इंडियन था जितेंद्र नाम का, जिसको लोग रॉनी बोलते थे, वो एजेंट था। अच्छा। वो एजेंट वहीं रहता था कैंपस के अंदर ही, और उसके सब एजेंट जो इंडिया में फैले हुए थे, अच्छा। वो उनके थ्रू कैंडिडेट्स को लाता था, फिर वही इनको इन्फ्लुएंस करके यहाँ म्यांमार लेके आता था। तो वो मेन एजेंट था। उसके अंडर में लगभग 30 से 40 इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए थे उसकी वजह से। तो फिर ये हुआ, मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस आके फंस रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सबका पासपोर्ट आप फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करिए। फिर मैं भी वहाँ के इंडियंस को, जो भी लड़के आ रहे थे, उनको कन्विंस करता था कि अगर हमें घर जल्दी जाना है तो हमें अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी। जब संख्या ज़्यादा रहेगी तो एक्शन होगा। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग डर जाते थे। जितने लोग भी माने, मैंने लगभग 22-23 पासपोर्ट भेजे वीके सिंह को म्यांमार में। फिर उसके बाद मैं फ़ोन लेकर अपने ऑफिस भी गया, रिस्क लेते हुए वहाँ की वीडियोस बनाया, उनकी फ़ोटो ली चाइनीज़ की, और उसको वीके सिंह को सेंड भी कर दिया म्यांमार में, म्यांमार राजदूत को। फिर उसके बाद मैं अपना काम कर रहा था। 1 जुलाई का दिन था। उस दिन मेरे रूम पे छापा पड़ता है, और मेरे रूम से एक छोटा लैपटॉप और एक मेरा मोबाइल फ़ोन, दोनों वो लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद मेरे मोबाइल को पूरा एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने में उनको सारे वीडियोस मिल जाते हैं। बैकअप मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन उनको बैकअप से पता नहीं कैसे वो निकाल लिया सारा उन्होंने। लैपटॉप में तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम नहीं करता था, सारा घरेलू डाटा था उसमें। उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, और फिर उसके बाद सारा बैकअप ले लिया। फिर वहाँ कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा था, वहाँ से मुझे डिटेन कर लेते हैं और उठाकर अपने टॉर्चर रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पर फिर पहले घुसते ही पहले मुझे मारना शुरू करते हैं। 5-6 लोग रहते हैं, उनके पास जो भी रहता है, डंडा, कोड़ा, हंटर, करंट वाला स्टिक जो होता है वो, उससे लगभग 10-15 मिनट मारते हैं। तो मारने के दौरान एक आदमी का जो डंडा होता है मेरे सर पे लग जाता है, तो मेरा सर फट जाता है वहीं पे। मैं वहीं गिर जाता हूँ बेहोश, मैं बेहोशी हो गया था, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था कुछ भी। फिर वहाँ से कुछ लोग उठा के लेके मुझे जाते हैं। अब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो शायद अस्पताल, वहाँ के जो क्लिनिक था उसमें लेके जाते हैं। वहाँ पे टाँका लगाया जाता है मुझे। टाँका लगाने के बाद फिर वापस वहीं ले आते हैं, और फिर वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो 1 जुलाई का दिन था। फिर जब मुझे होश आता है तो वो 3 जुलाई रहती उस दिन। मैं एक दिन पूरा बेहोश था, मुझे आइडिया नहीं क्या हो रहा था। फिर 3 जुलाई को जब होश आता है तो उस दिन थोड़ा बहुत खाना मैं खाता हूँ, चावल या समथिंग। उसके बाद फिर वो लोग शाम को आते हैं पूछने कि मोबाइल कहाँ मिला तुम्हें ये। तो फिर मैं बताता हूँ कि जो यहाँ के अफ्रीका के लोग हैं उन्होंने मुझे मोबाइल प्रोवाइड कराया था। फिर वो लोग जाके उसको भी पनिशमेंट देते हैं, मारते पीटते हैं उन लोगों को भी। फिर उसके बाद उस दिन मुझे कुछ नहीं करते हैं। फिर अगले दिन आते हैं, पूछते हैं कि तुमने वीडियो किसे भेजा है। तो मैं बोलता हूँ कि वीडियो मैंने अपने परिवार वालों को भेजा, मेरी वाइफ को भेजा मैंने। तो वो बोलते हैं झूठ मत बोलो, सच बताओ, नहीं तुम तुम्हें बहुत मारेंगे। मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगा सच तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही मारेंगे, या फिर मार भी सकते हैं जान से भी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने अपने घर वालों को ही भेजा। कह रहा क्यों भेजा। मैंने बोला कि घर वाले देखना चाहते थे कि मैं किस कंडीशन में वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ या नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम दुनिया को बेवकूफ़ बनाते तो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, सच बताओ। तो मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम रहा कि मैंने अपने वाइफ को ही भेजा था। फिर वो लोग मुझे बेतासा फिर उसी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर सर को बचाते हुए गर्दन के नीचे मार रहे थे केवल, सर पे नहीं मार रहे थे। मारा, फिर कुर्सी में बांधा मुझे, बांध के मुंह में कपड़ा ठूंस के करंट दिया गया मुझे 10-10 मिनट 15-15 मिनट तक। फिर मैं बेहोश हो जाता था। फिर जब होश आता था फिर वही सवाल पूछते थे बार बार मुझसे। मैं अपना स्टेटमेंट कायम रखता था। इसी लगभग 2 से 3 दिन तक सेम टॉर्चर मुझे दिया गया। फिर उस टॉर्चर के बाद उन्होंने ये सवाल पूछना बंद कर दिया। फिर उनका जो मेन मुखिया बॉस रहता है वो आता है मेरे पास, वो बोलता है कि अगर तुमको घर जाना है तो हमें 10 लाख रुपए दो, घर चले जाओ। पैसे की मांग करता है वो। तो मैं बोलता हूँ मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है, वो नहीं दे पाएंगे। कह रहे हमें नहीं पता, अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें
मार कर तुम्हारा ऑर्गन बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आपने फोटो वहाँ पे एम्बेसी में आपने भेजा था, तो क्या वो लीक हो गया क्या? ऑफ कोर्स, अगर क्योंकि मेरे साथ जो भी लोग थे मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक लड़के को भी मैं बताऊंगा तो लीक होने के चांसेस है। तो मैं जो काम खुद करता था केवल अपने तक ही सीमित रखता था। तो मुझे और जो म्यांमार के एम्बेसी में वीके सिंह है, बस हम ही दोनों को ये बात पता थी। तो मतलब वो सारी चीज़ें जो है वहाँ से लीक हो, तो वीके सिंह जो म्यांमार के एम्बेसडर जो राजदूत हैं, शायद उन्होंने ही ये वीडियोस वहाँ से लीक किए हैं। अच्छा, हो सकता है वो उनसे मिले हों या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो वहीं से लीक हुई है। अच्छा। और तभी उन्हें ये बात पता चली है। फिर इसके बाद पैसे की जब बात आती है तो घर से पैसा फिर भेजते मैं हैं? उन्हें काफ़ी कन्विंस करता हूँ कि 5 लाख तक ले लीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं, 10 लाख से 1 रुपये कम नहीं लेंगे हम किसी भी हालत में। फिर मैं घर वालों को फ़ोन लगाता हूँ, सारी सिचुएशन बताता हूँ। उनको ये नहीं बताता कि मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, बस इतना बताता हूँ कि मैं छूटने वाला हूँ, अगर आप पैसे दे देते हैं तो मुझे छोड़ देंगे। तो घर वाले 1 हफ्ते का समय मांगते हैं उनसे। फिर उस 1 हफ्ते में पैसे देने के लिए पूरा इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई कहाँ से ला कर देगा। फिर रिश्तेदारों की हेल्प से, वाइफ के गहने बेचकर, माँ के गहने बेचकर, सब कुछ जैसे तैसे करके पैसा कलेक्ट करते हैं और धीरे धीरे अमाउंट में भेजना शुरू करते हैं उस पैसे को। किसी दिन परिवार के माँ और आपकी मैडम के गहने वगैरह बेच के सब अरेंज होता है, अरेंज होता है, रिश्तेदारों से उधार लेकर जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा हुए, फिर वो पैसा उनको भेजा गया। पैसे भेजने में भी धीरे धीरे समय लिया गया, तो लगभग 12 या 13 जुलाई तक सारे पैसे उनको दे दिए गए थे। लेकिन आपको यकीन था कि पैसे मिल जाएंगे तो हमको छोड़ दिया जाए? मुझे यकीन, फिर मतलब पूरा चांस, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ इंडियंस थे जो बोल रहे थे कि छोड़ भी देते हैं, लेकिन तुम्हारा शायद केस ऐसा है कि वो तुमसे गुस्सा है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया है तो शायद तुम्हें ना भी छोड़ें। अगर नॉर्मल केस होता तो शायद तुम्हें वो छोड़ देते। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि उनका एक प्रोसेस ये भी था कि वो बेच भी देते हैं कैंडिडेट को। जैसे कि अगर आपने पैसे भी दे दिए, फिर आप क्या करेंगे, दूसरी कंपनी में बेच देंगे। वैसे ही वहाँ पर ढेर सारी कंपनियाँ हैं, तो आपको किसी और कंपनी में बेच देंगे। तो चूंकि मुझे मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन, जो सारी प्रोसेस था वो चल रहा था एम्बेसी में, सरकार में, कि मेरी लोकेशन यहाँ पर है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी लोकेशन बदल जाए, कि बदल जाएगी फिर सरकार को या घर वालों को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी कि उसकी लोकेशन बदल गई, अब वो यहाँ पर है। तो मैं नहीं चाहता था मेरी लोकेशन बदले। तो जैसे तैसे पेमेंट कर दिया। फिर 6 या 7 जुलाई को जब पेमेंट मेरी चल रही थी, उसी टाइम एम्बेसी से एक लेटर आता है। उसमें एम्बेसी लेटर आता है, उसमें 47 इंडियन की लिस्ट रहती है। अच्छा। कि इतने 47 इंडियन जो हैं इस कंपनी में फंसे हुए हैं। लेकिन बस लेटर आता है, कोई राजदूत या कोई आदमी नहीं आता है। तो हम लोग को लगता है कि हमारी एम्बेसी अब हमें छुड़ाने के लिए आ रही है। तो मैं बीच में अपने पेमेंट को रुकवा भी दिया था अपने भाई से बोल के कि पेमेंट मिस मत कीजिए, आज ही लेटर आया, हो सकता है हम लोग 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएं एम्बेसी के थ्रू। तो 1-2 दिन तक पेमेंट नहीं आती है उनके पास, और हम लोग सब बोलते आज आ रही है, कल आ रही है, 9 तारीख को आ रही, 10 तारीख को। मैं 2-3 दिन वेट किया लेकिन नहीं आई। जब पेमेंट नहीं आती तो उनको भी चाइनीज़ गुस्सा हो जाता है, फिर आके मुझे मारना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे पेमेंट क्यों नहीं आ रही है। अच्छा। फिर घर पे फ़ोन करवाते हैं मेरे, फिर मैं फ़ोन करता हूँ तो अपने घर वालों से बोलता हूँ कि, फिर मुझे यकीन हो जाता है कि एम्बेसी कुछ नहीं करने वाली, ये लोग बस लेटर भेज दिया लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर घर वाले पूरा पेमेंट करते हैं जितना। पेमेंट आप ही करते हैं कि और भी कई लोग? मेरे भैया करते थे। नहीं, जैसे आपके घर से आता है और भी कुछ लोग रहे होंगे साथ में? नहीं, साथ में तो कब आए, जब वो लिस्ट आ जाती है ना, लिस्ट आ जाती है तो ऊपर से लिस्ट में 6 लोगों का नाम था। अच्छा। मतलब जिन लोगों ने पैसा दिया? नहीं, लिस्ट में कुछ लोगों का नाम था, 6 लोगों को और लाकर मेरे रूम में डाल देते हैं, वो भी इंडियंस थे। अच्छा। फिर उनको भी सेम वही टॉर्चर जो मुझे दे रहे थे उनको भी देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं अपने घर पे फ़ोन लगाओ और पैसे दो और घर जाओ, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि इनको आज नहीं तो कल घर भेजना ही पड़ेगा, फिर लॉन्ग टर्म इसको हम रख नहीं सकते अब। तो उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया बाकी लोगों को भी। तो बाकी लोग भी अपने घर पे फ़ोन लगाते थे और पैसे वो भी मंगवाना शुरू कर दिए थे। फिर 19 जुलाई को क्या होता है, 18 जुलाई को एक म्यांमार का ऑफिसर आता है, बड़ी रैंक का ऑफिसर रहता है वो, उसके हाथ में 6 लोगों का पासपोर्ट की कॉपी रहती है। जो 6 लोग मेरे साथ थे उनके पासपोर्ट की कॉपी रहती है, और वो आता है, बोलता है मुझे इनको रिलीज़ करना है। जो वहाँ का मैनेजर होता है चाइनीज़, उससे बोलता है कि इनको रिलीज़ करना है। तो बोलता है कहाँ पर है ये लोग? तो वो बगल में ही रूम था जिसमें हम लोग को बंद किया गया था, तो बोलता है इसी रूम में बंद है वो लोग।
वो ऑफिसर जाता है रूम में, देखता है हम लोग अधमरी हालत में पड़े हुए हैं, तो देखता है कि वहाँ पर मैं भी हूँ। फिर बोलता है, सबको देखता है तो बोलता है कि आप सभी लोग अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतरवाता है, फिर हमारी फ़ोटो लेता है, कहाँ कहाँ पर हमें चोटें आई हैं, कैसे कैसे। फ़ोटो लेने के बाद बाहर जाता है, फिर उससे कुछ गुस्से में बातचीत करता है कि ये यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं, जो भी मुझे नहीं पता, वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे। तो वो चाइनीज़ जो ट्रांसलेटर होता है, वो जो ऑफिसर होता है, कहता सबको बाहर लेके आओ। फिर हम सभी को बाहर लाया जाता है, उसके हाथ में वो लिस्ट होती है, तो सभी को वो बुलाता है। 6 लोगों की पासपोर्ट जो इसकी फ़ोटोकॉपी उसके पास थी, मेरी उसमें फ़ोटोकॉपी नहीं थी। तो मुझे भी बुलाता है, पूछता है कि तुम्हारा लिस्ट में नाम है क्या। वो 47 लोगों की लिस्ट भी थी उसके पास। तो मैं बोलता हूँ, मैं चेक करता हूँ लिस्ट में, तो 19वें नंबर पे मेरा भी नाम उसमें रहता है। मैंने कहा हाँ सर, मेरा भी नाम है। तो चाइनीज़ वाला जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि अभी तक इनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। उनको, आर्मी को बोलता है ये बात। लेकिन मुझे बोलता है कि इस लड़के का पेमेंट हो चुका है, आप इसको लेके जा सकते हैं, मुझे बोलता है वो। तो जो ऑफिसर रहता है वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, आप 2 दिन में इनसे पेमेंट ले लो जो भी है, और बाकी मैं इसको लेके अपने साथ जा रहा हूँ। तो मुझे वो वहाँ से निकाल ले जाते हैं। और उसी कैंपस में आर्मी का भी एक 2-3 कमरा बना होता है, उस कमरे में जाके मुझे वहाँ पर रख देते हैं। बोलते हैं अब तुम्हें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रेस्क्यू हो चुका है, अब तुम यहाँ से सीधे घर जाओगे। फिर खाना वाना ला कर देते हैं जो भी। फिर उसके बाद 2 दिन तक मुझे उसी रूम में मैं रहता हूँ। फिर 2 दिन बाद वो भी दोनों सब जो 6 लड़के थे वो भी आते हैं। उनकी कंडीशन भी एकदम बुरी हालत। 2 दिन तक उनको बहुत बुरी तरह मारा गया था पैसे के लिए। उन्होंने भी पेमेंट किया अपने घर वालों को। किसने कितना कितना किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन सब ने पेमेंट किया था। वो भी सब 6 आते हैं जब यहाँ पर। फिर वहाँ 20 तारीख को हम लोग का रेस्क्यू होता है। आर्मी की गाड़ी आती है, हमें लेकर यहाँ से कंपनी के बाहर लेके चली जाती है। फिर वहाँ पे एक आर्मी कैंपस होता है 35 किलोमीटर दूर, मेवाड़ी नाम की जगह है, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पर आर्मी कैंपस में हमें रखते हैं। फिर आर्मी कैंपस में 1 दिन वहाँ रखते हैं हमें, और फिर उसके अगले दिन वहाँ पर जिस दिन हमको वहाँ लेके जाते हैं वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है शंकर नाम के एक आदमी से। शंकर जब हम पहुँचते तो शंकर वहाँ पर उतर के हमारा वेलकम करता है, कहता है मुबारक हो, आप लोग छूट चुके हैं। फिर हम पूछते हैं आप कौन, तो बताता है कि मेरा नाम शंकर है, इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया है आप लोग को रेस्क्यू करने के लिए। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी बात है। फिर वो बताता है कि ये जो 6 लोग हैं इनके परिवार वालों ने मुझे पैसे दिए थे 2,70,000 समथिंग, तो इसलिए मैंने इनका रेस्क्यू किया था, क्योंकि खर्चा है निकालने का, आर्मी को पुलिस को हमें पैसा देना पड़ता है निकलवाने का खर्चा। आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको भी ये पैसा देना पड़ेगा। और पैसे हाँ। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी पैसा दे के आया हूँ, कर उस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये पैसा हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जो खर्च करते हैं उसका खर्च है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट का ही आदमी था ना? वो बताता है ऐसा है मुझे, कि वो ऐसा बताता है मुझे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बोला कि अब आप लोगों को लीगल तरीके से हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो लीगल तरीके से निकालने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले यहाँ की पुलिस को आपको हैंडओवर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने इनलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया है। अब करवाया गया है या किया है, लेकिन है तो इनलीगल काम। तो सबसे पहले आपको पुलिस में सरेंडर करना होगा। फिर पुलिस में सरेंडर करने के बाद मैं प्रूफ करूंगा कि आप लोग अपराधी नहीं बल्कि विक्टिम है, दोषी नहीं है, विक्टिम है, पीड़ित है। तो हम लोग का कितने दिन रहना पड़ेगा? उसने बोला 2 हफ्ते कम से कम रहना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते और सही। फिर अगले दिन हम लोगों को आर्मी लेके जाती है और वहाँ पे हैंड ओवर करती है। तो जिसकी फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी, मैं पर्पल कलर की टी-शर्ट और पैंट में था, तो वहाँ पे हैंड ओवर का काम चल रहा था। आर्मी हमको हैंड ओवर कर रही थी पुलिस को हमें हैंड ओवर कर दिया गया। फिर पुलिस हमें लेके जाती है अपने पुलिस स्टेशन, वहाँ हमारा स्टेटमेंट लेती है। फिर हमारे सारे पर्स वर्स जो भी सामान था सब जमा कर लेती है। फिर हम लोग को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ की जेल की कंडीशन ये थी कि 20 बाई 20 फीट की जेल थी, उसमें 60 लोग थे एक जेल में, 60 लोग। इतनी जगह थी जैसे ये स्क्वायर फीट की जगह दिख रही है आपको, एक टाइल्स की, उतनी जगह थी एक आदमी के लिए बस। उसमें हमें 2 हफ्ते रहने के लिए बोला गया था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें जेल में, क्योंकि हमारा सब कुछ पेपर रेडी हो चुका था, हमें जेल में जाना ही पड़ेगा। हमें जेल में डाल दिया गया। फिर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ हमने 2 हफ्ते काटे।
सोने की ये व्यवस्था थी कि जब 30 लोग सोते थे तो 30 लोग बैठे रहते थे, फिर 30 लोग सोते थे, बाकी 30 लोग बैठे रहते थे। एक ही बाथरूम था, मतलब ओपन बाथरूम हुआ करता था। तो कुल मिला के बहुत बदतर स्थिति थी उस जेल की। हम लोग आदि मानव की तरह वहाँ पर हमने 2 हफ्ते काटे। जैसे आदि मानव रहते होंगे अपने समय में, वैसा समय हमने वहाँ पर काटा है। उस टाइम पे हम लोग को बहुत सारी बीमारियाँ हो गई, खुजली से संबंधित, इन्फेक्शन से रिलेटेड सारी बीमारियाँ होने लगी। तो हम लोगों ने शंकर को, मतलब कि पुलिस वालों को बोला कि हमें हम शंकर से बात करनी है। तो बोला कि यहाँ से कम्युनिकेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है जब तक कोई बाहर से नहीं आएगा। फिर 2 हफ्ते बाद शंकर आता है, हमें बुलाता है बाहर। हम लोग को हथकड़ी लगा के बाहर लेके जाते हैं लोग। फिर शंकर मुझे बुलाता है, पूछता है कि आपके घर वालों का पैसा नहीं आया अभी तक, तो आपका रेस्क्यू कैसे होगा। तो मैंने बोला कि आपके घर वाले जो हैं उल्टा मेरे बारे में वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। मेरी सिस्टर है गाज़ियाबाद में, उसी के बारे में बात कर रहा था वो। तो फिर उसने फ़ोन लगाया, बोला अपने घर वालों को बताओ कि हम तुम्हें निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम दुश्मन नहीं, हम दोस्त हैं। फिर मैं फ़ोन लगाता हूँ अपनी सिस्टर को, उसको सारी समस्या बताता हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, कैसे फंसा हुआ हूँ, और मैं बोलता हूँ कि पेमेंट करने के लिए 2,70,000 है, इनको पेमेंट कर दो, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। फिर मेरी सिस्टर वही 1 या 2 दिन में उन्होंने कैसे पेमेंट किया होगा मुझे नहीं आइडिया उसका, पेमेंट हो जाती है, मुझे जेल में वापस डाल देते हैं ये लोग, बोलते हैं कि 1 हफ्ते में हम तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे। फिर 1 हफ्ता भी बीत जाता है, कोई नहीं आता है। हम लोग और परेशान हो जाते हैं कि कैसे निकलेंगे यहाँ पर, पता नहीं वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पैसे घर वालों से कहीं उसने वो धोखाधड़ी तो नहीं कर ली। तो हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम में से एक लड़का क्या करता है, हार्ट अटैक का नाटक करता है जेल में, क्योंकि वो हार्ट का पेशेंट भी था पहले से भी। तो हार्ट अटैक का वो नाटक करता है। हम लोग चिल्लाने लगते हैं ज़ोर से सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी आती है, बताते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया है तुरंत। तो उसको जेल से बाहर निकालते हैं, तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। फिर जैसे अस्पताल जाता है वहाँ पर शंकर को भी पुलिस वाले फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आई है। वो भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वहाँ पर वो उससे बातचीत होती है उसकी, वो बताता है कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, तुम कर क्या रहे हो, पैसे भी दे दिए हमने, सब कुछ दे दिया, अभी तक हम निकल क्यों नहीं रहे। तो बोला कि हम लोग सोमवार को तुम्हें निकाल देंगे, 19 अगस्त का दिन था, कह रहा 19 अगस्त को हम तुम्हें निकाल देंगे। हमें 21 जुलाई को जेल में डाला गया था, 19 अगस्त हो गई, कह रहा 19 अगस्त को सोमवार को आप लोग को जेल से निकाल दिया जाएगा। फिर 19 अगस्त का दिन आता है, उस दिन हम लोग को जेल में सुबह 8 बजे निकाल दिया जाता है। फिर हमारी सामने शंकर खड़ा होता है, उससे मुलाकात होती है सबकी। फिर वो मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन देता है, बोलता है आपके घर वालों ने इसका पैसा दे दिया है और ये मोबाइल फ़ोन आपके घर वालों ने आपको दिया है, आप बात कर सकते हैं। फिर मैं अपने घर पे फ़ोन लगाता हूँ अपनी सिस्टर को, उस दिन रक्षाबंधन का दिन था, तो उससे मेरी बात होती है। फिर वो रोने लगती है, मैं भी रोने लगता हूँ। फिर मैं सारी डिटेल देता हूँ कि आज हम लोग यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, हम लोग को थाईलैंड आज भेजा जाएगा, इसके आगे मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर फ़ोन रख देता हूँ मैं। फिर शंकर हम सभी को 5-5 हज़ार भाट, मतलब 12,500 रुपये देता है इंडिया के, बोलता है कि ये आपको काम आएगा जब आप आगे जाओगे थाईलैंड में। फिर हम यहाँ से क्या करती, पुलिस की वैन हमें लेके जाती है थाईलैंड, बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम लोग लीगली। फिर पेपर हैंडओवर होता है एक दूसरे को, फिर हमें थाईलैंड पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी से भी एक ऑफिसर आया हुआ रहता है, उसके सामने ही सारा कुछ हो रहा होता है। फिर वहाँ की जब पुलिस हैंडओवर कर देती है इमिग्रेशन को, फिर इमिग्रेशन हमारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करती है। उसी टाइम पे एक इंडियन एम्बेसी का एक आदमी आता है, वो हमें बताता है, वो भी बदतमीजी से बात कर रहा था हमें, आता है पूछता है सबसे पहले मेरे बारे में कि तुम में से प्रदीप कुशवाहा कौन है। मैं बोलता हूँ मेरा नाम है। तो पूछता है कि और क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक है, आपके सामने जो भी दिख रहा है। कह रहा मज़ा आ गया। उसने ही बोला मज़ा आया। मैंने कहा मज़ा आएगा क्या मतलब है। कह रहा भाग के थाईलैंड चले गए थे, अरे म्यांमार चले गए पैसे कमाने के चक्कर में, अब कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे ले जाया गया था अपहरण करके। कह रहा है अपहरण शब्द का नाम मत लो, समझे तुम। अपहरण का मतलब समझते हो, जब कोई तुम्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में खींच के बैठाता है उसे अपहरण बोलते हैं। तो मैंने कहा मुझे मत सिखाइए अपहरण क्या होता है। मैंने कहा अगर आपकी पत्नी है, वो ओला कैब बुक करती है, गाड़ी के अंदर बैठ जाए, फिर गाड़ी वाला बंदूक दिखाता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे अपहरण बोलेंगे या क्या कुछ और बोलेंगे? तो वो चुप हो गया, कुछ उसने जवाब नहीं दिया।
फिर बाकी उन लोगों से बातचीत करने लगा, उनसे भी बदतमीजी से कुछ भी कोई सवाल पूछ रहा है, सर ये कैसे होगा, कह रहा तुझे तो उल्टा लटका के मारा जाएगा, तुझे तो ऐसा किया जाएगा, वैसा उठ पटांग जवाब दे रहा सबके साथ। तो मैंने सबसे बोला कि इससे बात ही मत करो, सब लोग शांत हो जाओ। कोई उससे बातचीत नहीं करता है, वो कुछ फॉर्म लेकर आया होता है, हम उसे फिल करते हैं, साइन करके वो चला जाता है। फिर वहाँ की पुलिस जो होती है थाईलैंड की, वो हमें लेके जाती है लोकल कोर्ट में, लोकल पुलिस थाने में। पुलिस थाने में हमें वहाँ जेल में डाल दिया जाता है। वो बताते हैं कि अगले दिन आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में आपको सवाल पूछा जाएगा कि आपने जो म्यांमार में एंट्री की है, कि आपने गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो उसमें आपको जवाब देना है कि आप अपनी गलती मानते हैं। मतलब आप अपनी गलती हाँ माने, अगर नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मैं गलती नहीं मानता हूँ, तब आप कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको केस प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बेगुनाह हैं, आपका किडनैप हुआ था, तो उसके लिए आपको केस लड़ना पड़ेगा। वो केस लंबा चलेगा, 5 महीना 6 महीना कुछ भी हो सकता है। तो उतने टाइम तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं हमने गलती की है, तो आप पे 2000 बाट का फाइन लगा के आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आपके ऊपर, आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। अगर घर जल्दी जाना चाहते हैं तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। कर दिया सरेंडर। क्या करते, क्या ऑप्शन था हमारे पास? वहाँ केस लड़ते दूसरे देश में, वकील कहाँ से हायर करते, पैसा वैसा था ही नहीं। ऐसी कंडीशन में कोई भी आदमी करता बस हमें घर जाना है। हम उसके बाद से आपको, मतलब उसके बाद वहाँ से रिलीज होके आप जो है फ्लाइट में गए, कोर्ट में हमसे पूछा गया गिल्टी नॉट गिल्टी, हमने बोला गिल्टी। फिर वहाँ पे हमने पैसे पेमेंट किए, तुरंत हमें वहाँ से बरी कर दिया गया। फिर वहाँ की वही लोकल कोर्ट, माइसोट में ही थे हम लोग समय थाईलैंड में, वहाँ पे हमें डिटेंशन सेंटर में रख दिया गया। बोला 2 दिन बाद आपको बैंकॉक भेजा जाएगा। फिर 2 दिन बाद हम 15 लोग थे टोटल, वो हम लोग को बैंकॉक भेजा गया। बैंकॉक में भी एक डिटेंशन सेंटर था जहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया जाता है उनके देश, जो भी जहाँ के होते हैं। तो फिर वहाँ पे जब वहाँ हम पहुँचे, तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ भी देखा कि छोटे से कमरे में ढेर सारे लोग भरे हुए थे, भेड़ बकरी की तरह। उसमें बहुत सारे इंडियंस भी थे। फिर वो हमें बताते हैं वहाँ के बारे में कि यहाँ पर जो एम्बेसी है वो भेजने में कभी 1 महीना से 1.5 महीना ले लेती है एक आदमी को उसके घर भेजने में। फिर उसी के अगले दिन एम्बेसी आती है भारत की, हम 6 लोगों को बुलाती है, बताती है कि हम आपको यहाँ से भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे आपके घर। शुक्रवार का दिन था, बोली कि सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, मंडे को जन्माष्टमी है, छुट्टी रहेगी, मंगलवार से आपका प्रोसेस शुरू होगा और 1 हफ्ता वर्किंग डेज लगेगा। उसके बाद आपका पेपर फाइल तैयार होगा, उसके बाद आपके घर वाले टिकट कटा के देंगे। पैसा वो टिकट नहीं कटाएंगे, हमारे घर वाले ही टिकट कटा के देंगे। फिर उसी फ्लाइट में आपको टिकट कटा के हम लोग आपके घर भेजेंगे। तो मैंने पूछा इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लग जाएगा? तो उन्होंने बोला कि लगभग 15 से 20 दिन का समय लग ही जाता है, क्योंकि उसमें छुट्टियाँ भी होती हैं बीच बीच में। हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब वापस अपने डिटेंशन सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे एजेंट हमें मिलते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर आप हमें 60,000 रुपये देते हैं, हम आपका कल का टिकट निकाल के घर भेज सकते हैं। हम लोग को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ के जो पुराने लोग थे उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने बोलता है सच बात है ये। यहाँ बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं, वो पड़े हुए हैं, जिनके पास हैं वो चले जाते हैं। फिर हमारा एक दोस्त था सुनील, वो भी 15 अगस्त को गया था, वो भी वहाँ पर काम करता था। तो 15 अगस्त को स्वयं उसी एजेंट के माध्यम से ही घर गया था। तो हमें कन्फर्म था कि एजेंट जो है वो सही है। तो हम अपने घर वालों को फ़ोन लगाते हैं। वहाँ फ़ोन लगाने के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ता था, अपने ही मोबाइल से 1000 रुपये घूस लेते थे, तब हमें फ़ोन करना अलाउ होता था। घर वालों को फ़ोन लगाया, हमने बताया ऐसी सी सिचुएशन है, ये एजेंट का अकाउंट नंबर है, इसमें 60,000 रुपये भेजिए तो ये हमारा टिकट बना देंगे। तो शनिवार को हमने पेमेंट किया था 60,000 रुपये, सभी 6 लोगों ने। और हमारा क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंगलवार सोमवार को जन्माष्टमी थी, मंगलवार का हमारा टिकट निकाला जाता है शाम को 5 बजे का इंडिगो फ्लाइट से। तो मंगलवार को हम लोग को फ्लाइट में मतलब यहाँ से भेजा जाता है, फ्लाइट में बैठाया जाता है। रात को 8 बजे हम लोग इंडिया पहुँच जाते हैं। इंडिया पहुँचने के बाद हमारे घर वाले एयरपोर्ट के बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, उनको पता था सब कुछ। मेरी भैया थे, मेरी बहन थी, मेरे ससुर जी थे, सब लोग वेट कर रहे थे बाहर। हम लोग वहाँ से जैसे ही फ्लाइट से बाहर निकलते हैं, इमिग्रेशन के लोग हमें पकड़ लेते हैं, हमारा पासपोर्ट भी ले लेते हैं। फिर हम लोग को साथ में लेके जाते हैं, एक ऑफिस एरिया का लोकेशन था, वहाँ बैठा देते हैं, बोलते हैं वेट कीजिए, आप लोग को बुलाया जाएगा। हमारा पासपोर्ट लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पर हम लोग 9 बज गए, 10, 11, 12, 1, 2 बज गया, कोई नहीं आया। अब फिर हम लोगों ने वहाँ के लोगों से बातचीत की, भाई सिक्योरिटी से बोला कि हमें कब बुलाया जाएगा, हमारे घर वाले बाहर परेशान हो रहे हैं।
तो फिर 2 बजे कॉल आता है कि आप लोग आइए इमिग्रेशन ऑफिस में। फिर 2 बजे हम लोग इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हैं, फिर वहाँ बैठा दिया जाता है। 3, 4, 5 बज जाते हैं। 6 बजे वो हमें बुलाते हैं, फिर 5 मिनट हमारा इंट्रोगेशन लेते हैं कि अरे पूछताछ करते हैं कि आप कैसे गए थे, क्या क्या हुआ था। हम लोगों ने शॉर्ट में बताया, उसके बाद पासपोर्ट लिया हमारा, हमें हाथ पे देख के बोला आप जा सकते हैं। तो फिर मैं वही पूछा उनसे कि आप लोगों ने इतने घंटे 11 घंटे बैठा के क्यों रखा हमें, हमारी क्या गलती थी। कह रहा अरे प्रोसेस का है ये। फिर मैंने जानबूझ के प्रेशर बनाया, मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं है, हम लोग भूखे हैं, आप लोगों ने खाना तक नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, हमारे घर वालों ने वहाँ खाना भी रखा था, रिक्वेस्ट किया कि ये खाना हमारे तक पहुँचा दे, खाना तक नहीं पहुँचाया उन लोगों ने हमारे पास। तो उन्होंने बोला कि आपके घर वालों ने सोशल मीडिया पे बहुत परेशान किया था लोगों को, इंडियन एम्बेसी को, इमिग्रेशन को, तो इसलिए हो रहा है आपके साथ ये सब। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं, घर वालों हमें रिसीव करते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। घर आते हैं तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां के लोग जो है आते हैं आपको बताया। पहले तो मैं गाजियाबाद जाता हूँ, मेरी सिस्टर जहाँ गाजियाबाद में थी, आपने वीडियो भी देखा होगा, एक गले लगा के रोते हुए। वहाँ मैं 1 दिन रहा, मेरे पास कपड़े उपड़े कुछ नहीं थे, तो वहाँ मैं अपने लिए कपड़े उपड़े खरीदता हूँ। फिर उसके अगले दिन सुहेलदेव एक्सप्रेस से टिकट कटा के आता हूँ, तो उड़ियार स्टेशन पर उतरता हूँ। वहाँ जो यहाँ के मेरे जो रिलेटिव्स थे, हम मेरे जो दोस्त यार थे और यहाँ के जो जनता थी, वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। फिर वहाँ से जब घर आते हैं, घर पे बहुत सारे लोग स्वागत करते हैं। फिर उसके अगले दिन जो जौनपुर के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो आते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं, सहानुभूति जताते हैं। फिर उसके अगले दिन गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी सहानुभूति जताते हैं। वो आज का दिन है। लेकिन मतलब कोई कभी कहा नहीं कि पैसे कहाँ से जुटे, वो सारी सहायता की बात किसी ने कही कुछ नहीं, सबने सहानुभूति जताई कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई, सब कुछ किया, लेकिन कभी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की बात किसी ने नहीं की। लेकिन ये भी नहीं कहा कि जब आपको ज़रूरत थी, आपके परिवार को लोगों की ज़रूरत थी, जब आप किडनैप हो चुके थे, उस समय भी कोई नहीं आया? नहीं, उस समय कोई नहीं आया, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं घर आ गया तो सब लोग आ रहे हैं। उस समय तो हमारे घर वाले भाग भाग के जा रहे थे, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। चलिए, हमारे साथ प्रदीप कुशवाहा जो थाईलैंड में गए थे और पैसे कमाने के लिए गए थे, हालांकि कुछ दिन काम भी किए थे, लेकिन इनका किडनैप हो जाता है म्यांमार में। और ये वीडियो उनके लिए है जो पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम जाएंगे और अब पैसे कमाएंगे तो अपने घर का जो घर की समस्या है तमाम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने घर की देख रेख कर सकते हैं। लेकिन ये प्रदीप कुशवाहा है जो उस बात का गवाह है कि इन्हें कितनी प्रताड़ना झेलना पड़ा। म्यांमार में किडनैप हो जाते हैं, किडनैप होने के बाद क्या क्या इनके साथ होता है, सारी कहानी इन्होंने बयां की है। तो थोड़ा सा अगर आप जाते हैं बाहर, कंट्री से बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, तो सोच समझ के और जांच परख के जाएं, है ना प्रदीप जी? जी जी। क्या कहेंगे जो लोग जाते हैं बिना सोचे समझे, कहीं भी जाके फंस जाते हैं? जी, मैं इसमें देखिए दोनों पक्ष को देना, एक भारत सरकार को भी मेरी उनसे अपील ये रहेगी कि जब भी कोई यहाँ से अगर थाईलैंड या किसी ऐसी कंट्री में जा रहा है, तो वहाँ पर जो भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि ये घटना आज से नहीं घट रही, 2016 से घट रही है, तो सरकार भी इसके बारे में पूरी तरह अवेयर है, उसको पूरी जानकारी है। तो जब भी कोई यहाँ से जाता है तो इमिग्रेशन की ये जिम्मेदारी है कि उसको वो जानकारी दे, क्योंकि जब आपकी इमिग्रेशन होता है तो पूछताछ की जाती है, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो पूछताछ के दौरान उसको हिदायत देनी चाहिए कि वहाँ पर ऐसा ऐसा भी होता है, आपको सतर्क रहना चाहिए। जबकि भारत सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। इतने बड़े पैमाने पे मानव तस्करी हो रही है, लेकिन सरकार अवेयरनेस, किसी भी प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला रही है। तमाम जो लोग हैं, और भी लोग फंसे होंगे, बहुत सारे इंडियन अभी फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो वहाँ फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसे हैं वो निकल के आ जा रहे हैं। लगभग कितना पैसा खर्च हुआ था आपके परिवार से, पूरा टोटल खर्चा अगर देखा जाए तो लगभग 15 लाख रुपए मेरे घर के खर्च हो चुके हैं। 13 लाख तो पेमेंट करने में खर्च हो गए, बाकी 2 लाख तो दौड़ भाग में खर्च हो गया। मतलब 15 लाख रुपए खर्च करके प्रदीप कुशवाहा अब अपने घर पे आए हैं और सही सलामत हैं। तो हम यही कहेंगे कि कहीं भी जाने से पहले कम से कम उसको जांच परख लें कि सही है कि नहीं है, क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड होता है। तो हमारे साथ प्रदीप मौर्य थे और प्रदीप कुशवाहा थे, और तमाम सारी बातें जो है इन्होंने बताई। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।